जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बड़े अहम अपडेट के साथ आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। कल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं और एक ऐसा दौर है जहां पर हम दोनों ही देशों के बीच देख रहे हैं कि रिश्ते जो है इकोनॉमी से लेके डिफेंस, एनर्जी और कनेक्टिविटी तक हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और ऐसे में अचानक से एक बार फिर से अनस्केड्यूल और एक शॉर्ट नोटिस वाली मीटिंग पर यूएई प्रेसिडेंट का भारत आना क्या कुछ संकेत देता है, इन सवालों को हम पूछेंगे। और सवाल तो बहुत सारे पूछते हैं कि क्यों यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा भारत आ रहे हैं और इतनी स्ट्रेटेजिक लाइमलाइट में। तो सबसे पहले यही सवालों में जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम जी। उमेश जी, मेरा पहला सवाल मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूएई और भारत के बीच में जो संबंध है बहुत ही अच्छे संबंध है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है यूएई में ही बना है। और आप देखिए, एक तरह से दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत एक तरह से गहराई है। और भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था। और वहां पर भी आप देखिए, यूपीआई का जो इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम्स है वो भी अपने यूएई के साथ चालू किया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी मद्देनजर देखिए कि अचानक इमरजेंसी स्केड्यूल्ड विजिट उन्होंने प्लान की है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि यूएई के प्रेसिडेंट को अभी भारत आना पड़ रहा है। क्या कुछ एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो रैपिडली समीकरण बदल रहे हैं वो कुछ नया समीकरण बनने की तरफ बता रहे हैं क्या? मिडिल ईस्ट के अंदर बीच में हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक तरह से डिफरेंसेस आ गए थे येमेन और सोमालीलैंड के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न हैं। और मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान अभी इस्लामिक नेटो आर्मी बना रहा है जिसमें उसने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है, उसी मद्देनजर उसके अंदर अभी टर्की भी जुड़ता जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनने वाला है बिटवीन सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान। इसको एक तरह से इस्लामिक देशों में मिलिट्री नेटो के जैसे देखा जा रहा है। अब यूएई और सऊदी के बीच में अब थोड़े से प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। देखिए, यूएई जो है बहुत ही समृद्ध इकोनॉमी है, वो एक तरह से ओपन इकोनॉमी है। और सऊदी को भी समझ में आ गया है कि उसको भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद पहले जो दोस्त हुआ करते थे, अब वो कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं। और उसी के मद्देनजर वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप्स बनाते जा रहे हैं और सऊदी ने पाकिस्तान को चुना है। क्या यूएई भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है? क्या कुछ नया एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप भारत और यूएई के बीच में होगा? ये देखने वाली बात है। अभी दोनों देशों के बीच में जॉइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमिटी बनी हुई है। हम अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर यूएई ने एक तरह से भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम्स के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। कहीं ना कहीं बात यह भी हो सकती है कि क्या ब्रह्मोस लेने वाला है, क्या पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लेने वाला है, या हमारे आर्टिलरी गन्स लेने वाला है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यूएई जो है एक तरह से भारत के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन और मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने के चक्कर में है। एक और एक चीज है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान के ऊपर पॉसिबल बम्बार्डिंग हो सकती है बाय अमेरिका एंड मोसाद, तो उसको भी लेके वो शायद बातचीत करने के लिए आ रहे हैं कि उस समय इन हम दोनों की स्ट्रेटेजी कैसे रहे, कैसे यूएई अपने आप को पोजीशन करे। क्योंकि यूएई जो है वो भारत के जैसे ही कोई भी युद्ध में पड़ना नहीं चाहता। वो वहां पर उन्होंने अमेरिका को बोल दिया है कि वो अपने जो एयर स्पेस है वो यूज करने नहीं देंगे। तो ये एक तरह से इंटरनेशनली जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। और सबसे बड़ा बात है कि भारत और यूएई के बीच में अभी जो ट्रेड और डिफेंस और बाकी जो इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन की बात है उसको और भी एक तरह से मतलब दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसा कुछ नजर आ रहा है। आप ये देखिए
भारत और ईयू के बीच में जो अभी डील हो रही है उसको मदर ऑफ ऑल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हुआ है। उसी मद्देनजर कल भारतीय सरकार ने एक नई डिफेंस पॉलिसी निकाली है जिसमें विदेशी फर्म्स को भारत के डिफेंस कंपनीज में 74% जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ कर दिया है। अभी एक देखिए यूएई की जो एक कंपनी है और भारत की जो अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है उसके बीच में ऑलरेडी करार हो गया है कि वो यूएई को यूएवीज देने वाला है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स और जितनी भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम्स है अदानी उनको प्रोवाइड करने वाला है। तो ये एक तरह से क्या यूएई भारत के अंदर कोई डिफेंस प्लांट्स लगा रहा है, कोई टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने वाला है और भारत में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट और डिफेंस सिस्टम्स उसकी भी बातचीत हो सकती है। तो बहुत सारे इफेंट बट्स है, बट कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन अनस्टेबल होती जा रही है क्योंकि अब अमेरिका जो है अपनी नेवल वॉरशिप्स है वो साउथ चाइना सी से पर्शियन गल्फ की तरफ भेज रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है। ये मेरा मानना है, इसी के लिए जो यूएई है भारत की तरफ आ रहा है। ओके, ये काफ़ी अहम और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया। लेकिन उमेश जी, अगर हम सिर्फ ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें या कुछ हम ये कहें कि इसके अलावा जो ये सब कुछ दिख रहा है, जिस जिसका संकेत आपने भी दिया कि जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पे काफ़ी कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से ये उथल-पुथल और ये हलचल हम देखने के लिए अ, चर्चा कर रहे हैं। देखिए मेरा ये मानना है जियोपॉलिटिकल लेवल में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी उभरने वाले हैं। सबको मालूम है एक तरह से मिडिल ईस्ट के चेस बोर्ड पर सिचुएशन चेंज होती जा रही है। अमेरिका जो है वो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट करेगा, सबको मालूम पड़ गया है और वो न अगर किसी ने अपने एयर स्पेस नहीं दिया तो वो अपनी सबमरीन से जो है वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर देगा। अब इस केओस के बीच में यूएई अपने आप को कितना मिनिमम डैमेज कर सके वो इसी युद्ध का भाग बनना नहीं चाहता है और उसको ये भी मालूम है कि अननेसेसरी वॉर से उसकी इकोनॉमी में ही फर्क पड़ने वाला है। इसी मद्देनजर वो भारत से बात कर रहा है, भारत से नेसेसरी जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है वो उसकी चाहत कर रहा है और कहीं ना कहीं देखिए भारत का जो है इजराइल के साथ एक बहुत ही अच्छे संबंध भी है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक काउंटर जो इस्लामिक नेटो को काउंटर करने के लिए एक नया ग्रुप शायद बन सकता है, वो भी देखने वाली बात है। देखिए भारत और यूएई ने दोनों ने जो है रफाल के फाइटर जेट्स भी लिए हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोऑपरेशन की बात हो सकती है। इंटर ऑपरेटेबिलिटी ऑफ एयर एयर जो रिसोर्सेस है उनकी भी बातचीत हो सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल क्योंकि कॉमन डिफेंस सिस्टम यूज कर रहे हैं। एक तरह से दोनों की जो इन्वेस्टमेंट्स है एक दूसरे के अंदर बढ़ती जा रही है। डिफेंस कोऑपरेशन है, ट्रेड कोऑपरेशन है, इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन है, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है। तो एक तरह से बहुत ही गहरे संबंध है और भारत एक तरह से कल्चरली अलाइंड है विद द पीपल ऑफ यूएई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक तरह से विन विन पार्टनरशिप है दोनों के लिए। अमर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी। हाँ, उमेश जी, मैं ये कह रही थी कि इंडिया और हम इस गल्फ पावर की बात करते हैं, यूएई अलायंस और ये पूरा जो देखते हैं, तो जो ग्लोबल पावर बैलेंस है, उसको कैसे ये रीशेप करेगा? क्योंकि जिसमें चाइना की हम बात करते हैं, ईरान या फिर पूरा वेस्ट एशिया जो है, पूरे रीजनल सिक्योरिटी किस तरह से क्या कुछ हम बदलते हुए देखेंगे और? देखिए ईरान का एक ही चीज है, ईरान के अंदर चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है ईरानियन जो डिस्काउंटेड क्रूड प्राइस है, क्रूड ऑयल है जो चाइना को मिल रहा है अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट्स विच चाइना हैज डन इन ईरान, उसको खत्म करना चाहता है। क्योंकि एक तरह से आप ये देखिए जो ट्रेड हो रहा है बिटवीन ईरान एंड चाइना वो युआन में हो रहा है और भारत और यूएई ने अभी जो डिफेंस एग्रीमेंट्स भी साइन किए और ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन किए वो भी अभी पेट्रो दिनार और पेट्रो रुपी के अंदर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से एनर्जी मार्केट के अंदर जो पेट्रो रुपी है या पेट्रो जो लोकल करेंसी में दोनों कंट्रीज काम कर रहे हैं उसकी भी एक तरह से जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि सबको मालूम पड़ गया है कि डॉलर एक तरह से अनरिलायबल है, सब लोग अपना जो डॉलर डिनोमिनेटेड रिजर्व है कम करते जा रहे हैं। इनफैक्ट कभी ना कभी तो ऐसा भी होता है कि भारत दिरम्स में पेमेंट कर देता है रशिया को। तो ये एक तरह से दिरम जो है एक तरह से न्यूट्रल करेंसी बन के उभरा है फॉर ट्रेड सेटलमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड रशिया ऑल्सो। तो उसके ऊपर भी कुछ बात, इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि ट्रेड सेटलमेंट जो है इंडिया और यूएई के बीच में, वो उसका जो पेमेंट सिस्टम्स है उसको भी एक तरह से ज्यादा कैसे यूसेज बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। बेसिकली मेरा ये मानना है कि जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको कैसे एक तरह से बनाए रखे, मिडिल ईस्ट में शांति प्रोसेस कैसे बनाए रखे, और दोनों कंट्रीज कैसे अपने शिपिंग रूट्स को एक तरह से सेफ रख सके, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ क्रूड और गैस कैसे मेंटेन किया जा सके, शिपिंग लेन्स, इंश्योरेंस थिंग्स, वो सब की बातचीत भी हो सकती है। इनफैक्ट भारत के गिफ्ट सिटी को भी कैसे पॉपुलराइज किया जा सकता है उसके ऊपर भी बहुत सारी बात हो सकती है उसके अंदर। अच्छा उमेश जी, क्या आईमैक को लेकर भी कोई बड़ा कुछ फाइनल डिसीजन हो सकता है? देखिए, जब भी अगर मिडिल ईस्ट इनस्टेबल हो जाता है तो आईमैक जो है वो पहली कैजुअलिटी है। अब देखिए, हम जितना भी बात कर ले आईमैक का, जब हमने सितंबर 2023 में जब प्रपोज किया था G20 में, इमीडिएटली अक्टूबर 7 2023 में इजराइल और हमास के बीच में वो प्रॉब्लम चालू हो गया। तो मिडिल ईस्ट में कुछ ताकतें ऐसी है जो आईमैक को एक तरह से ऑपरेशनल नहीं करना देना चाहती। आप ये देखिए, जैसे अगर आईमैक ऑपरेशनलाइज हो जाता है तो जो सुएज कैनाल की जो महत्ता है, जो उसकी यूटिलिटी है, वो धीरे धीरे एक तरह से कम हो जाएगा। सो बहुत सारे जो पावर्स है वो नहीं चाहते कि ये जो रीजनल सिक्योरिटी इम्बैलेंस है वो बदले, और ये एक तरह से उसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आईमैक जो है एक तरह से मेरा ये मानना है उससे यूएई और सऊदी अरेबिया को दोनों को ही फायदा होगा। पर बहुत सारे फोर्सेस हैं जो नहीं चाहते कि आईमैक एक तरह से पूरा हो, और उसके अंदर बशर्त उसमें चाइना जरूर है। मतलब चाइना नहीं चाहता कि आईमैक पूरा हो। आईमैक का जो है वो एक ऑपरेशनलाइज हो जाए, क्योंकि वो डायरेक्टली कॉम्पीट करेगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी। वो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के काउंटर में रहेगा। इसके लिए आप ये देखिए, हमास को भी चाइना ने सपोर्ट किया था, और आज इजराइल और चाइना के बीच में रिलेशंस खराब है। जी। अच्छा उमेश जी, इंडिया यूएई जो ये एक्सेस है, इससे चाइना और ईरान को क्या मैसेज जाता है? देखिए, अभी भारत को, उमेश जी एक सेकंड में एक और बात जोड़ देते हैं। अभी भारत ने एग्जिट लिया है चाबहार से, फिर एकदम से हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट जायद अल नहयान यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए, भारत को अपना कहीं ना कहीं अपना बेट्स प्लेस करना ही पड़ेगा। तो आप ये देखिए, अगर ईरान से एग्जिट लिया है और ईरान के अंदर चाइना का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, और अमेरिका ने भी भारत को एक तरह से वार्निंग दी है कि आप ईरान के साथ अपने ट्रेड कम कर दीजिए, तो आप समझ लीजिए कि भारत एक रिकंसिलिएशन प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। और कहीं ना कहीं वो अमेरिकन कंसर्न जो है, जहां तक मान सकते हैं हम मान रहे हैं। चाबहार पोर्ट से हमने स्ट्रेटेजिक एग्जिट लिया है। हमने अभी जो ब्रिक्स की जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है, जिसको साउथ अफ्रीका ने कॉल किया है, भारत उसके अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है फॉर ट्रेड रिलेशंस, और सरगई गौर ने भी एक तरह से जो बताया है कि उन्होंने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं, और आज एक रिपब्लिकन सेनेटर ने भी भारत की तारीफ की है। तो ये जो चीज होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के हिसाब से होता है। अब क्या यूएई दोनों के बीच में एक तरह से कोई ना कोई संधि करवा सकता है, वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि आईमैक के अंदर आप देखिए, जो है अमेरिका को भी फायदा होने वाला है, और मिडिल ईस्ट में U2I2 समिट का एक बड़ा ग्रुप भी है, जिसमें यूएई है, यूएसए है, इजराइल है, इंडिया है। क्या उसको भी रिवाइव किया जाएगा, वो भी हमें नहीं मालूम। पैक्ट सिलिका के अंदर भी यूएई को इन्वाइट किया गया है, इंडिया को इन्वाइट किया गया है। क्या दोनों कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर बात करने वाले हैं, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बात करने वाले हैं,
ये भी देखने वाली बात है। तो बहुत मल्टीलैटरल फोरम्स में दोनों भारत और यूएई एक तरह से कॉमन डिनोमिनेटर है, जो दोनों ही पक्षों में, वर्ल्ड के दोनों पक्षों में, भले ब्रिक्स में हो या G7 कंट्रीज में हो, दोनों का इन्फ्लुएंस एक तरह से दोनों ही ब्लॉक में एक समान है और दोनों ही एक अच्छे शेयर्ड विजन पे काम करते हैं। म्यूचुअल इंटरेस्ट भी दोनों के अलाइंड है। बिल्कुल, और काफ़ी कुछ इस इस विज़िट में हम देख पाएँगे और बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल इसमें निकल कर आते हैं क्योंकि भारत और यूएई के संबंध जिस तरह के इसमें ये भी है कि आईमैक का भी एक है ऑप्शन कि क्या आईमैक को लेकर कोई फाइनल डिसीजन हो सकता है। बाकी डिफेंस और इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन जो है उसको भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारियां हैं, उस पे भी कोई डिसीजन लाया जा सकता है। साथ ही जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर भी कोई डील बेहतर हो सकती है, या फिर जो भारत और हम यूएई के बीच में बात करते हैं और जिस तरह से ये एक हम अलायंस या एक्सेस बनते हुए देख रहे हैं, इस सब के बीच में क्या कुछ और इससे बड़ा निकल कर आता है। क्योंकि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की जो विजिट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम सिर्फ एक फोटो ऑप तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक साइलेंट अनाउंसमेंट कह सकते हैं कि भारत और यूएई है वो अब सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक को आर्किटेक्ट बन चुके हैं। और जहां दुनिया की हम बात करते हैं, दुनिया में ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं, वहां भारत और यूएई एक नया मॉडल दिखा रहे हैं। ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और कनेक्टिविटी प्लस ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और शायद इसीलिए विजिट इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो लोग जरूर कहेंगे कि यहीं से इंडिया ने वेस्ट एशिया के पार गेम में अपनी जो परमानेंट एंट्री है वो ली थी, और अब यहाँ से गेम शुरू होता है अगले लेवल का। मुझे बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय नमस्कार, जय सिया हिंद, राम। जय भारत, जय श्री राम जी, बहुत धन्यवाद।